हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात याद रखें कि हमेशा अपने आप को विकसित करें, क्योंकि विकास और गति ही मनुष्य को जिंदा रखती है या जिंदा मनुष्य की निशानी है। तो आज हम लोग एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं जो गतिमान है, जो गति प्रोवाइड करता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिसंचरण का काम करता है, पूरे जीवन भर सर्कुलेट होने वाला सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये विकसित हुआ है। हर एक जीवित जीव की यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये निशानी होती है कि उसमें लगातार विकास होता रहना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को भी अपने अंदर विकास करते रहना चाहिए, अपने आप को इवॉल्व करता रहना चाहिए। अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जिंदा नहीं है हम लोग। तो पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे उनमें बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता गया यानी ह्यूमन बीइंग तक हम लोग पहुँचे, तो ह्यूमन बीइंग तक पहुँचने पर एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, जिसमें जो ब्लड है वो एक ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा था। पंप करने के लिए एक पंपिंग आर्गन पाया गया और उस पंपिंग आर्गन का नाम है हार्ट। तो इस अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम विलियम हार्वे था। तो सबसे पहले विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया। अगर हम लोग ये बात करें कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो परिसंचरण तंत्र की जो स्टडी होती है इसको कहते हैं एंजियोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंजियोलॉजी, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। अब देखो यहाँ पर अब आया कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, क्या टर्म आया, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो इस रक्त परिसंचरण तंत्र में अगर हम लोग देखें तो इसमें एक हो गया ब्लड कंपोनेंट होगा, क्या होता है इसमें, ब्लड। दूसरा वैस्कुलर सिस्टम है, यानी ब्लड अगर एक लिक्विड है तो वो फ्लो करता है ट्यूब के अंदर, नलिकाओं के अंदर वो फ्लो करता रहता है। तो अगर नलिकाओं के अंदर फ्लो कर रहा है तो वो नलिकाएं होंगी यानी ब्लड वेसल्स होंगी, रक्त वाहिकाएं होंगी जो रक्त को एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती होंगी। तीसरा होता है एक पंपिंग आर्गन और इस पंपिंग आर्गन का नाम है हार्ट। तो इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा होता है हार्ट। ठीक है, कौन कौन से हो गए, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड यानी रक्त, फिर रक्त वाहिकाएं और हृदय हो गया, हार्ट हो गया। तो अब इसमें अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी एक ऐसा टिश्यू जो बॉडी की सभी सेल्स को जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि ऐसे ऊतक, ऐसे टिश्यू जो एक सेल को दूसरे सेल से या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करें। कई तरह के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, तो उसमें हम लोगों की बॉडी में एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक होता है और उस तरल संयोजी ऊतक का नाम है ब्लड। ब्लड के अलावा ब्लड वेसल्स हैं जो जिसमें ये तरल संयोजी ऊतक फ्लो कर रहा है। अब ब्लड के अगर हम लोग कंपोनेंट को देखें तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक तो होता है उसका लिक्विड पार्ट, तरल पार्ट, प्लाज्मा, और ये लगभग जो है पूरे ब्लड का 55 से 60%, कितना, 55 to 60% of the total blood is blood plasma and remaining
40 to 45%, कितना 40 से 45% जो भाग होता है वो होता है ब्लड कार्पसेल्स का या रक्त कणिकाओं का होता है। तो ब्लड में दो कंपोनेंट हो गए, एक तो उसका प्लाज्मा जो लगभग 55 से 60% होता है टोटल ब्लड का, दूसरा ब्लड कार्पसेल्स है जो 40 से 45% होता है, यानी 40 to 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ब्लड वेसल्स की, यानी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बेसिकली तो 2 मेन कैटेगरी होती है, एक होती है धमनी आर्टरी, दूसरी होती है सिरा या वेन। आर्टरी जो ब्लड को ले करके हार्ट से दूर जाती है, आर्टरी क्या करेगी, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी जो हार्ट से दूर ब्लड को लेकर के जाए वो होती है आर्टरी। दूसरी होती है वेन या शिरा, वो ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर के हार्ट तक आती है, उसको हम लोग कहते हैं वेन। तो अब आर्टरी और वेन्स दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जोड़ने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है वो पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरी थिन हेयर लाइक ट्यूब्स होती हैं, मतलब सिंगल सेल्ड थिकनेस होती है और ये बहुत ही पतली होती हैं। आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट भी करती हैं। आर्टेरियोल्स में डिवाइड होता है, ये वेन्योल्स में डिवाइड होता है और इनको जोड़ने वाली होती हैं कैपिलरीज। अब तीसरा जो पार्ट है पंपिंग ऑर्गन हार्ट। अब ह्यूमन के अगर हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। अगर इस पूरे के पूरे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है मदर के यूटरस में, तो उस टाइम पर ये मीजोडर्म से बनते हैं। किससे बनते हैं? मीजोडर्म से। तो वहाँ पर हम लोग जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक लेयर हो जाएगा, उसमें 3 लेयर होती हैं, जर्मिनल लेयर, एक एक्टोडर्म, फिर अंदर की तरफ होती है एंडोडर्म और बीच में पाई जाती है मीजोडर्म। तो जो ऑर्गन्स बनते हैं यानी जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, अंग जब बनते हैं तो इन्हीं तीनों लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से या फिर मीजोडर्म से बनते हैं। तो जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, इसके जो पार्ट यानी ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, यानी मीजोडर्म से बनते हैं। अब इन एक एक कंपोनेंट को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। पहला कंपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, फिर ब्लड वेसल पढ़ेंगे और देन हार्ट के बारे में, और फिर जब ये पार्ट्स कंप्लीट होंगे फिर हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट होता है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट और डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर आता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कभी भी रुकता नहीं है, यानी नेवर स्टेशनरी, कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है, लगातार बहने वाला एक ऐसा लिक्विड जो बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को भी हमेशा गतिमान रहना है, क्योंकि गति ही जीवन की निशानी है। 5 से 6 लीटर अगर हम लोग देखें, नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें 5 से 6 लीटर बाई वॉल्यूम पाया जाता है ब्लड। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन या नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और इसको अगर टेस्ट करें, टेस्ट तो किया होगा ना सबने, नहीं किया है? अगर कहीं कट लग जाए तो मुंह में लगा लेते हैं, तो इसका टेस्ट कैसा होगा? सॉल्टिस होता है, थोड़ा सा नमकीन लगता है। लेकिन अगर इसके पीएच की बात करें तो पीएच होता है 7.4, यानी स्लाइटली एल्कलाइन होता है। कैसा होता है ये? क्षारीय होता है। पीएच की अगर हम लोग बात करें, देखिए पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल होता है, 7 से कम पीएच होता है तो एसिड होता है, 7 से ज़्यादा पीएच होता है तो बेस होता है, यानी 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम पीएच अम्ल होता है और अगर 7 से ज़्यादा पीएच है तो क्षार होता है। तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी न्यूट्रल के पास में ही होता है। पीएच इसका 7.4 होता है। ब्लड बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो पहला इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन? ये ऑक्सीजन को लंग से बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड क्या करेगा? लंग से, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर के हर एक सेल तक पहुंचाता है।
कैसे पहुंचाता है ये मैकेनिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है, जुड़ता है और एक अस्थाई या अनस्टेबल कंपाउंड बना लेता है और उन अनस्टेबल कंपाउंड को हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी सेल में, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लंग्स तक आता है। इसके अलावा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल हम लोगों ने पढ़ा ही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है ये ब्लड के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये डिफरेंट पार्ट्स को लेकर के जाता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो भी ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके इकट्ठा करके उसको किडनी तक पहुंचाता है, जहां पर फिल्टर किया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। हार्मोन सिक्रेट होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से या एंडोक्राइन ग्लैंड से और उन एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है ब्लड। इसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन का। ह्यूमन बीइंग में या बर्ड्स में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम यानी थर्मो रेगुलेशन का काम भी करता है ब्लड। तो ये तो ब्लड हो गया और ब्लड के फंक्शन हो गए कि ब्लड है क्या, कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और जो मेजोडर्मल ओरिजिन का होता है यानी मेजोडर्म से बनता है और ब्लड में डिफरेंट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है और क्लॉट होकर के ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द ब्लड के बारे में और फिर पढ़ेंगे ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है और डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और उन ब्लड ग्रुप्स की इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए।